ईरान के साथ जंग फिलहाल एक ब्रेक पर है, लेकिन लेबनान का मोर्चा फिर धधक उठा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच मिसाइलों का वार पलटवार तेज हो गया है। इस वक्त लेबनान इसराइल बॉर्डर पर है। यहाँ पे जोरदार धमाके हो रहे हैं, इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं रॉकेट्स हिजबुल्लाह की तरफ से। लगातार रॉकेट्स जो हैं यहाँ दागे जा रहे हैं। जोरदार धमाके इर्द गिर्द, जोरदार धमाके यहाँ पे इर्द गिर्द हो रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार अटैक किया जा रहा है इस एरिया में। उत्तरी इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं, लोग शेल्टर्स में जाने को मजबूर हैं। वहीं जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना लेबनान के सरहदी इलाकों पर एयर स्ट्राइक कर रही है। ये टकराव अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं, बल्कि बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का हिस्सा बन चुका है, जहां हर हमला एक बड़ा संदेश देता है। हालात ऐसे हैं कि एक छोटी सी चिंगारी भी इस मोर्चे को पूरी तरह भड़का सकती है। तो ये आप देख सकते हैं, लगातार जो है यहाँ पे हमले हो रहे हैं। जिस स्पॉट पे हम हैं यहाँ पे लगातार हमले हो रहे हैं, यहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं। हालांकि सीज फायर अनाउंस किया गया है और हमने देखा कि इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई आसमान में उन रॉकेट्स को जो हिजबुल्लाह की तरफ से दागे जा रहे हैं, और लगातार इस एरिया में अटैक्स का सिलसिला जारी है। हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम के मारे जाने के बाद हालात और भी तनावपूर्ण हो गए हैं। टकराव और भड़क उठा है। यही वजह है कि जवाबी हमलों में भी तेजी आ चुकी है। लेकिन सवाल उठता है कि एक बार फिर लेबनान क्यों जंग की सुर्खियों में आ गया। दरअसल लेबनान की सबसे बड़ी अहमियत उसका भूगोल है। ये छोटा सा देश सीधे इजराइल की उत्तरी सीमा से लगा है, जहां से हमला करना और जवाब देना दोनों आसान हो जाता है। इसके दक्षिणी इलाके खास तौर पर बॉर्डर के पास लंबे समय से संघर्ष का केंद्र रहे हैं। यहां से दागे गए रॉकेट सीधे उत्तरी इजराइल के शहरों तक पहुंचते हैं। इसी वजह से हर बार जब तनाव बढ़ता है, लेबनान एक बफर नहीं बल्कि एक्टिव वार फ्रंट बन जाता है, और यही भूगोल इसे रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील बनाता है। लेबनान की अहमियत सिर्फ उसकी जमीन नहीं, बल्कि वहां मौजूद ताकतों से भी तय होती है। हिजबुल्लाह एक ऐसा हथियारबंद संगठन है जो इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा खोलता है। इसके पास हजारों रॉकेट और मिसाइल होने का दावा किया जाता है, जिसकी पहुंच अब लंबी दूर तक हो चुकी है। यही वजह है कि हर संघर्ष में लेबनान सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक लॉन्च पैड की तरह देखा जाता है। और जब भी हिजबुल्लाह एक्टिव होता है, पूरा इलाका जंग के खतरे में आ जाता है। लेबनान की अहमियत का एक और बड़ा कारण है ईरान का प्रभाव। हिजबुल्लाह को ईरान समर्थित माना जाता है, जो इस पूरे टकराव को सिर्फ लोकल नहीं रहने देता। यानी लेबनान अब सिर्फ इजराइल का पड़ोसी नहीं, बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय पावर गेम का हिस्सा बन चुका है। जब भी इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है, उसका असर सीधे लेबनान पर दिखता है। इसलिए यहाँ की हर गोली, हर रॉकेट एक बड़े जियोपॉलिटिकल मैसेज की तरह होता है। इतिहास गवाह है, जब भी पश्चिम में बड़ा संघर्ष हुआ, लेबनान उसका हिस्सा बना। चाहे 2006 की जंग हो या आज का तनाव, ये देश बार बार फ्रंट लाइन बनता है। कमजोर सरकार, अंदरूनी राजनीतिक संकट और घातक हथियारों से लैस समूहों की मौजूदगी, ये सब इसे और संवेदनशील बनाते हैं। आज हालात ये है कि लेबनान सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि कई ताकतों के टकराव का मैदान बन चुका है। और यही वजह है कि जंग का माहौल जैसे ही बनता है, लेबनान खुद ब खुद केंद्र में आ जाता है। तो लेबनान हर बार क्यों फ्रंटलाइन बनता है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। सबके बीच पाकिस्तान और इजराइल में तनातनी अब सामने आई। इजरायली राजदूत ने पाकिस्तान पर सीधे निशाना साधा। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में इजरायली राजदूत रुवेन आजाद ने पाकिस्तान की मध्यस्थता पर, मीडिएशन पर निशाना साधा है। इजरायली राजदूत ने कहा कि हमें पाकिस्तान पर कतई भरोसा नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद का सपोर्टर देश तक बतला दिया है। See the role of Pakistan in this whole,
the mediation part, and they have been calling it the Islamabad talks. Do you think this Islamabad talks will continue? Because we have just seen a tweet that was later deleted by the ambassador of Iran to Pakistan, where he said that the Iranian delegation will arrive in Pakistan this evening. So do you think these talks will mature enough? I don't know. We'll have to wait and see. I think that they are supposed to meet tomorrow. We don't trust Pakistan for sure. They are a sponsor of terrorists. Maybe not to the extent as when you compare it to Iran, but it's enough for us not to trust them. They don't recognize our country. Apparently, the United States has decided to use their services because it is good for them. We are coordinated with the United States when it comes to the substance. The tactics of the negotiations, we trust the Americans to pursue them. And we are sure that we are going to continue to be completely coordinated with the United States. इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सऊदी अरब के अब्बाक प्लांट से उठता हुआ धुआं नजर आया है। अब्बाक प्लांट की सैटेलाइट तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त सामने आई हैं। 8 अप्रैल को ये सैटेलाइट तस्वीरें ली गई थी और ये जो पिक्चर्स हैं उसमें साफ धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है। 6 अप्रैल को प्लांट ठीक से काम कर रहा था, लेकिन फिर उस पे से उठता हुआ काला धुआं तस्वीरों में आप देख रहे हैं। अब्बाक प्लांट सऊदी अरब का, जो कि जिसपे की धुआं उठता हुआ नजर आया। इस बीच 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद अब इजराइल सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि खेल के जो नियम हैं वही बदल रहा है। गजा से लेकर सीरिया और अब लेबनान तक एक नई स्ट्रैटेजी, एक नई रणनीति पर काम हो रहा है। बफर जोन की रणनीति, यानी अब जंग अपनी सीमा के अंदर नहीं बल्कि दुश्मन की जमीन पर लड़ी जाएगी। खतरा आने का इंतजार नहीं, खतरे को पैदा होने से पहले ही खत्म करने की तैयारी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या है ये सुरक्षा या फिर एक ऐसी नीति जो पूरे वेस्ट एशिया को स्थायी युद्ध में झोंक सकती है। इजराइल का बफर जोन वाला प्लान। सीमा से बाहर इजराइल का सुरक्षा घेरा। खतरे से पहले हमले की नई सैन्य नीति। 4 लेयर में बटा इजराइल का नया सिक्योरिटी सिस्टम। 7 अक्टूबर 2023 के नरसंहार ने इजराइल के सिक्योरिटी सिस्टम को बहुत बड़ी चुनौती दी थी। लिहाजा अब तक जो राजनीति डिफेंस पर टिकी थी वो अब प्रोएक्टिव अटैक में बदल चुकी है। नई नीति साफ है, अगर खतरा दिखे तो इंतजार मत करो, पहले ही खत्म कर दो। इसी सोच के तहत इजराइल अब अपनी सीमाओं के बाहर बफर जोन बना रहा है। गाजा, सीरिया और अब लेबनान, तीनों जगह एक ही पैटर्न दिख रहा है। इलाके को खाली कराओ, कंट्रोल लो और दुश्मन को सीमा से दूर धकेल दो। रॉयटर्स के मुताबिक ये रणनीति इजराइल को एक सेमी परमानेंट वॉर स्टेट में ले जा रही है, जहां जंग कभी पूरी खत्म नहीं होगी। लेबनान में इजराइल का फोकस साफ है, हिजबुल्लाह को लितानी नदी तक पीछे धकेलना। ये इलाका लेबनान के लगभग 8% हिस्से को कवर करता है। योजना के मुताबिक सीमा से 5 से 10 किलोमीटर अंदर तक क्लियर जोन बनाया जाएगा, जिसके चलते लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। इजरायली सेना ने कई गांवों को ध्वस्त किया, ये दावा करते हुए कि वहां हथियार छिपे थे। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया कि 90% घरों में हिजबुल्लाह से जुड़ा सामान बरामद हुआ। यानी अब ये सिर्फ बॉर्डर की लड़ाई नहीं, बल्कि जमीन पर कब्जे की रणनीति बन चुकी है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इस ऑपरेशन को 4 लेयर सिक्योरिटी जोन के रूप में समझाया है। पहली लेयर बॉर्डर लाइन, जहां गांवों को पूरी तरह ध्वस्त किया जाएगा ताकि हिजबुल्लाह उन्हें इस्तेमाल न कर सके। दूसरी लेयर डिफेंसिव लाइन, जहां 5 फॉरवर्ड पोस्ट को बढ़ाकर 15 तक किया जाएगा। तीसरी लेयर एंटी टैंक लाइन, जहां से मिसाइल अटैक को रोका जाएगा। और चौथी लेयर लितानी नदी, जहां से आतंकियों की घुसपैठ पूरी तरह बंद करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही एयर स्ट्राइक्स के जरिए पूरे इलाके में लॉन्च साइट्स और ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। इजराइल ने इस ऑपरेशन को स्कॉर्च अर्थ जैसी रणनीति बताया है, यानी
दुश्मन को कमजोर करने के लिए उसकी जमीन, संसाधन और ढांचे को पूरी तरह खत्म कर देना। लेकिन इस रणनीति की कीमत भी भारी है। बड़े पैमाने पर विस्थापन, गांवों का विनाश और मानवीय संकट। इजराइल अब गाजा, वेस्ट बैंक, सीरिया और लेबनान 4 मोर्चों पर एक्टिव है। गाजा में आधे से ज्यादा क्षेत्र उसके नियंत्रण में बताया जा रहा है। यानी सवाल अब सिर्फ सुरक्षा का नहीं, बल्कि ये है कि क्या ये रणनीति पश्चिम एशिया को एक अंतहीन युद्ध की तरफ धकेल रही है। और युद्ध के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। अमेरिका ने ईरान पर हॉर्मुज को लेकर वादा तोड़ने का आरोप लगा दिया है। ट्रंप ने कहा कि तेल की आवाजाही को ईरान रोक रहा है। हॉर्मुज से कम जहाज गुजरने का सीधे सीधे आरोप लगा दिया है। यूएस का कहना है कि ईरान पर हॉर्मुज ने वादा तोड़ा है। यह सीधे आरोप लगाया गया है। पाकिस्तान में शांति वार्ता से पहले टेंशन के हालात बने हुए हैं। ईरान ने भी युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया। यानी दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। और पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग फिलहाल युद्ध विराम के दौर में है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तस्वीर अभी भी थोड़ी धुंधली है। कागजों पर सीजफायर लागू है, मगर अगर जमीनी सच्चाई, जमीनी हकीकत की बात करें तो ये कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जहाजों की रफ्तार थमी हुई है, जो नियम है, डिसिप्लिन है, बदल चुके हैं और हर गुजरते दिन के साथ तनाव की परतें और गहरी हो रही हैं। सवाल ऐसे में यह है कि क्या ये शांति है या किसी और ज्यादा बड़े टकराव से पहले की खामोशी है, साइलेंस है। सीजफायर के बीच ईरान पर फिर भड़के ट्रंप। टैंकरों से टोल वसूलने पर ईरान को ट्रंप की दो टूक। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फिर भड़केगी युद्ध की आग? जिस समुद्री गलियारे से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सीज फायर के दौर में भी भारी तनाव की वजह बना हुआ है। जहां कागजों पर शांति की बात हो रही है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर अब भी सख्त निगरानी है और टैंकरों से टोल वसूली की खबरें इस तनाव को और भड़का रही हैं। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दो टूक चेतावनी दी है कि समझौते का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी खबरें हैं कि ईरान हॉर्मुज गलियारे से गुजरने वाले टैंकरों से टैक्स वसूल कर रहा है और उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और वे अगर ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें अभी के अभी इसे रोक देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकरों से ईरान भारी टैक्स वसूलने की कोशिश कर रहा है। कुछ अनुमानों में टोल टैक्स प्रति बैरल करीब $1 तक बताया जा रहा है, जबकि बड़े तेल टैंकर के लिए ये रकम $1 से $2 मिलियन प्रति जहाज तक पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, कई शिपिंग कंपनियों को पहले ईरानी सुरक्षा एजेंसियों से इजाजत लेने और तय रूट फॉलो करने की शर्त भी दी जा रही है। यही टोल सिस्टम अब सीज फायर की सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा है। ईरान तेल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने देने में बहुत खराब काम कर रहा है। कुछ लोग इसे अपमान भरा भी कह सकते हैं। ये वो समझौता नहीं है जो हमारे बीच हुआ था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की वो ताकत है जो उसे वैश्विक ऊर्जा राजनीति में सबसे अहम खिलाड़ी बना देती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण का मतलब है दुनिया की तेल सप्लाई की नब्ज पकड़ लेना। यही वजह है कि ईरान इस रास्ते को सिर्फ समुद्री मार्ग नहीं, बल्कि रणनीतिक हथियार की तरह देखता है। यही वजह है कि इस गलियारे से गुजरने वाले जहाजों की रफ्तार सीज फायर के दौर में भी बेहद कम है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि युद्ध से पहले तक यहां से 135 से 140 जहाज गुजरते थे, जिसमें से 50 से 60 ऑयल टैंकर शामिल होते थे। युद्ध के दौरान जहाजों की संख्या गिरकर 6 से 8 जहाज प्रतिदिन पहुंच गई है, जबकि ऑयल टैंकर ना के बराबर
और सीज फायर के बाद भी यहां से रोजाना 6 से 9 जहाज गुजर रहे हैं, जबकि ऑयल टैंकर 1 या 2 से ज्यादा नहीं। यानी साफ है, सीज फायर के बावजूद हालात सामान्य नहीं हुए हैं। जहाजों की रफ्तार अब भी थमी हुई है और हर गुजरते दिन के साथ अनिश्चितता और गहराती जा रही है।